Hello friends, this is Aswani Sadnarjun, and today we are going to start a very important topic of law of tort, that is nuisance. As we have discussed earlier that tort may be relating to person and relating to property. And relating to property means nuisance and trespass. Trespass we have discussed in our last lecture, and today we are going to start a new topic, that is nuisance. So a person in possession of a property is entitled to its undisturbed enjoyment as per law. However, if someone else improper use or enjoyment in his property ends up resulting into an unlawful interference with his enjoyment or use of that property or of some of the rights over it or in connection with it, we can say that the tort of nuisance has occurred. मतलब बहुत इजी वे में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि every person has some legal right related to his property and his body, and every person must respect those rights. अब हर पर्सन का ये लीगल राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से एंजॉय कर पाए. अब अगर उसकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरफियर करता है, अगर प्रॉपर्टी में इंटरफियर करता है तो ये ट्रेसपास कहलाता है. लेकिन अगर प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट में अगर कोई इंटरफियर करता है विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, देन इट इज कॉल्ड अ न्यूसेंस. The word nuisance has been derived from the French word nuire, which means to cause harm or to hurt or to annoy. The Latin word for nuisance is nocere, which means to cause harm. Nuisance is an injury to the rights of persons possession of his property to undisturbed enjoyment of it and results from an improper usage by another individual. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूसेंस तब होता है जब किसी पर्सन के फ्रीली एंजॉयमेंट में कोई दूसरा पर्सन इंटरफियर कर देता है. अब अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो स्टीफन ने भी डेफिनेशन दी है और सामन ने भी डेफिनेशन दी है. अकॉर्डिंग टू स्टीफन, न्यूसेंस इज एनीथिंग डन टू द हर्ट और अनॉयंस ऑफ द टेनमेंट्स ऑफ अनदर और ऑफ द लैंड्स, वन विच डजंट अमाउंट टू ट्रेसपास. स्टीफन ने जो डेफिनेशन दी है उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया न्यूसेंस को. इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट पे कोई इंटरफियर करता है, प्रॉपर्टी में कोई इंटरफियर करता है और वो इंटरफियर अगर ट्रेसपास नहीं है तो फिर न्यूसेंस है. सामंड ने ज्यादा क्लियर किया है इसको. सामंड का ये कहना है कि अगर कोई भी पर्सन उसके पोजेशन में से, उसकी प्रॉपर्टी से, उसके लैंड से अगर कोई भी ऐसी चीज स्केप कर जाती है, जैसे कोई स्मोक हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हीट हो गई, वाटर हो गया, और किसी को अगर ये हार्म करती है तो ये कहा जाता है कि ये न्यूसेंस है. फर्दर न्यूसेंस में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस. If the harm, or we can say if the public nuisance affect the society and the people living in at large, अगर जो हार्म है वो पब्लिक एट लार्ज को हुआ है, सोसाइटी को हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, पब्लिक न्यूसेंस है. The acts which seriously affects or interferes with the health, safety or comfort of the general public. न्यूसेंस किस तरह से हो सकता है, उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, सेफ्टी को इफेक्ट कर सकता है, कंफर्ट को इफेक्ट कर सकता है. सो वी कैन से द wrongful act of nuisance is not only against the property or enjoyment of the property, but it may be against the comfort of a person, health of a person, safety of a person. अब है तो पब्लिक न्यूसेंस, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक पब्लिक न्यूसेंस में प्राइवेट राइट जो है वो अराइज होता है किसी पर्सन का, और एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो पब्लिक न्यूसेंस में बाकी लोगों से अलग जाके एक्स्ट्रा कंपनसेशन ले सकता है.
कब? अगर वो ये प्रूव कर दे कि बाकी सोसाइटी से, बाकी लोगों से किसी वजह से उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है, ज्यादा हार्म हुआ है उसको, अगर वो ये प्रूव कर देता है तो फिर वो बेनिफिट ले सकता है इस चीज का और कंपनसेशन ले सकता है. सो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस और illustrations और एग्जांपल्स वेयर एन इंडिविजुअल मे हैव अ प्राइवेट राइट of action in respect to a public nuisance, but that person has to prove some essential things. That is, he must show the existence of any personal injury which is of a higher degree than the rest of the public. Means that person has to show he has suffered extra loss other than other persons in society. Such an injury has to be direct and not just a consequential injury. जो उसको नुकसान हुआ है, जो इंजरी हुई है, वो डायरेक्ट होनी चाहिए उसी चीज से जिसके लिए वो कायरक न्यूसेंस क्रिएट हुआ है. एंड द इंजरी मस्ट बी शोन टू हैव अ ह्यूज इफेक्ट, और उस इंजरी से उस पर इफेक्ट पड़ा हो. प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है? हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर ये हार्म जो है वो इंडिविजुअल पर्सन को होता है, देन इट इज कॉल्ड प्राइवेट न्यूसेंस. Private nuisance is that kind of nuisance in which a person's use or enjoyment of his property is ruined by another. It may also injuriously affect the owner of the property by physically injuring his property or by affecting the enjoyment of the property. Individually अगर किसी को हार्म हो रहा है, जो कई तरीके से हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है किसी वजह से, हो सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी में एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा है, उसकी हेल्थ को लेके हो सकता है, उसकी सेफ्टी को लेके हो सकता है. अगर इंडिविजुअल पर्सन की हार्म है तो वो प्राइवेट न्यूसेंस होगा. एंड इफ द हार्म इज फॉर द होल सोसाइटी और अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी, देन इट इज कॉल्ड public nuisance. And in a public nuisance, a person has right to get extra compensation other than society if he or she proves that he or she has suffered extra degree loss other than society members. Elements which constitute a private nuisance. The interference must be unreasonable or unlawful. As we have discussed earlier, if there is any legal justification for wrongful act, then that person may not be held liable for any wrongful act. So, for any wrongful act to be a nuisance, it is necessary that the interference must be unreasonable or unlawful. And such interference has to be with the use or enjoyment of land or of some rights over the property, or it should be in connection with the property or physical discomfort. जो न्यूसेंस है ये उस लैंड के एंजॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, उसके यूज से रिलेटेड हो सकता है, उससे रिलेटेड किसी राइट से हो सकता है, उससे कोई कनेक्टेड चीज से हो सकता है, या फिजिकल डिस्कम्फर्ट से. नाउ डिफेंसेस अवेलेबल टू न्यूसेंस. न्यूसेंस के केस में क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल है? दो इसमें डिफेंसेस अवेलेबल है. फर्स्ट वन इज प्रिस्क्रिप्शन एंड सेकंड वन इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. Prescription is a special kind of defense, as if a nuisance has been peacefully and openly been going on without any kind of interruption, then the defense of prescription is available to the property. On the expiration of this term of 20 years, the nuisance becomes legalized as if it had been authorized in its commencement by a grant from the owner of the land. And the essence of prescription is explained in section 26 of Limitation Act and section 15 of easement. प्रेस्क्रिप्शन को एक्चुअली में हिंदी में कहते हैं चिर भोगाधिकार. चिर मीन्स बहुत लंबे समय तक, भोग मतलब यूज करना, अधिकार मतलब राइट. बहुत लंबे समय तक किसी चीज को यूज करने से एक राइट क्रिएट हो जाता है.
चाहे ट्रेसपास हो चाहे न्यूसेंस हो, अगर रॉन्ग डूअर ने 20 इयर्स तक जो भी काम कर रहा है, जिसको आप ट्रेसपास से न्यूसेंस कह रहे हैं, उसको कंटिन्यू किया है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी इंटरप्शन, पीसफुली एंड ओपनली, और अगर 20 साल हो गए हैं तो 20 साल के बाद अब उसे उस चीज को करने से नहीं रोका जा सकता है, और ऐसा माना जाएगा जैसे उसे ये राइट उस प्रॉपर्टी के ओनर ने ही दे दिया। और इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो सेक्शन 26 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एंड सेक्शन 15 ऑफ ईजमेंट एक्ट में मिल जाएंगे। सेकेंड डिफेंस इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। If any statute or any legislature allows to do any act, even that act creates any nuisance, then for that particular act any person is not allowed to get compensation, because there is a defense of statutory authority. When a statute authorizes the doing of a particular act or the use of land in a way, all the remedies, whether by action or inducement or charge, are taken away, provided that every necessary reasonable precaution has been taken. The statutory authority may be either absolute or conditional. दूसरा डिफेंस जो है वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर कोई स्टैट्यूट या लेजिस्लेचर अलाउ कर देता है किसी भी एक्ट को करने के लिए, तो उसके लिए फिर हम जो है न्यूसेंस का केस नहीं ला सकते। लेकिन जो हमारा एक लेक्चर था जनरल डिफेंसेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, उसमें हमने जब डिफेंसेस देखे थे तो स्टैट्यूटरी डिफेंस देखा था, उसमें 2-3 केस देखे थे। लास्ट केस में रेलवे को लायबल बनाया गया था। क्यों? क्योंकि रेलवे ने काम जो किया था वो नेग्लिजेंटली किया था। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का आपके पास डिफेंस तो है, बट यू हैव टू वर्क विथ ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन। अगर ये प्रूव हो गया कि आपने नेग्लिजेंस किया है, तब आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन अराइज होता है न्यूसेंस एंड ट्रेसपास डिस्टिंग्विश्ड, और वी कैन से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूसेंस एंड ट्रेसपास। So in easy terms we can say trespass is a wrongful act against the property, but nuisance is a wrongful act against the enjoyment of property. First difference. Second, trespass is actionable per se, means you have no need to prove the loss, but in case of nuisance you have to prove the loss which you have suffered. So we can say trespass on one hand is the direct physical interference with the plaintiff's possession of the property through some material or tangible object, whereas in the case of nuisance it is an injury to some right of the possession of the property but not the possession itself. अगर किसी ने कोई किसी के यहाँ जाके और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, या ऐसे समझिए अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पे जाके कोई पेड़ लगा दिया तो ये ट्रेसपास है। पेड़ अपने यहाँ लगाया है, उसकी रूट्स और ब्रांचेस अगर दूसरे के यहाँ जा रही तो ये क्या है? न्यूसेंस। ट्रेसपास में आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपको नुकसान हुआ है, लेकिन न्यूसेंस में आपको ये प्रूव करना होगा कि आपको हार्म हुआ है। ट्रेसपास डायरेक्ट होता है, न्यूसेंस इनडायरेक्ट होता है। जिसे इलस्ट्रेशन में दिया है कि प्लांटिंग वाला भैया कि अगर अपने यहाँ पेड़ लगाते हैं और ब्रांचेस दूसरी जगह जाते हैं तो ये न्यूसेंस है, लेकिन अगर दूसरे के यहाँ जाके ही अगर हम कोई प्लांट लगा देते हैं तो ये ट्रेसपास है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक हुआ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अगर ये समझ में आ रहा है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकें। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक्स अ लॉट।